वेलकम टू विंद्रा अकेडमी एजुकेशन पोर्टल। तो हम ये एजुकेशन पोर्टल में हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं हम। तो ये एसएससी के लिए भी, गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पॉलिटी आती है, एलएलबी एंट्रेंस में पॉलिटी आती है। तो ये जो वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो ये वीडियो में मैं आपको हाई कोर्ट के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 214, ठीक है, अंडर आर्टिकल 214 दिया हुआ है देयर शैल बी एन हाई कोर्ट। ठीक है। सो मैंने पॉइंट वो एक ये पीडीएफ बना रखी है मैंने, नीचे लिंक में भी डाल रखी होगी पीडीएफ, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या होगा, मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मोस्टली इनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं अगर हाई कोर्ट में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट में देख लिया, पॉइंट में देखते हैं, एट प्रेजेंट देयर आर 24 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है। तेरी 24 हाई कोर्ट है पूरे इंडिया में। सेकंड, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे अदर जजेस हो, वो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है। अब कैसे करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करते हैं हम। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा। ठीक है। और सीजेआई भी टू सीनियर मोस्ट, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, एक मिनट, इस यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है, शुड कंसल्ट अ कॉलेजियम ऑफ टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो सीजेआई है वो टू सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे और फिर प्रेसिडेंट को बताएंगे कि किसको हाई कोर्ट का सीजेआई हमें अपॉइंट करना है। ठीक है। और वैसे अदर जजेस के लिए भी, हाई कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट सीजेआई से करता है। सीजेआई का क्वेश्चन बनता है, ये पूछेंगे कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होता है वो कौन अपॉइंट करता है? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स अंडर 226। अब हमें पता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडर आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स करता है। तो हाई कोर्ट, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, 226 के अंदर रिट्स करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स लगाएगा। बट जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी लगाएगा और ऑर्डिनरी लॉज के लिए भी लगाएगा। ऑर्डिनरी लॉज मतलब जो भी इंडिविजुअल के भी लगा सकता है। ठीक है। फंडामेंट सिर्फ नहीं है, फंडामेंटल राइट के लगाएगा। बट जो हाई कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है वो ऑल ओवर इंडिया है। ठीक है। और जो हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है वो उसी पर्टिकुलर स्टेट तक की रहेगी। ये आपको समझ आ गया होगा। अगर हमारा, मेरे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो मैं हाई कोर्ट भी जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। ठीक है। अब जो भी, ये समझ लीजिए, मान ली ये फिफ्थ पॉइंट है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, एमएलए के और एमपी के दोनों के, एमएलए के डिस्प्यूट्स और एमपी के डिस्प्यूट, दोनों के इलेक्शन डिस्प्यूट्स हाई कोर्ट देखता है। ठीक है। और इसकी ओरिजिनल जुडिक्शन होते हैं इसमें। हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। चाहे एमएलए के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट हो चाहे एमपी से इलेक्शन के डिस्प्यूट हो, वो हाई कोर्ट में जाएंगे। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जज बनने के लिए हाई कोर्ट के? सबसे पहले तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब सेकंड में क्या देखेंगे? ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया 10 साल के लिए, या तो जुडिशियल, कोई जुडिशियल ऑफिस उसने रख रखा हो, ऑक्यूपाई कर रखा। और दूसरा, हाई कोर्ट का ही जज हो, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। ठीक है। हाई कोर्ट का जज हो 10 साल के लिए, या कोई जुडिशियल ऑफिस ऑक्यूपाई कर रखा हो टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए 10 साल के लिए। और तीसरा, अभी देखना, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के जज बनने के लिए मिनिमम एज कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है। अब ओथ देखते हैं, अगर हाई कोर्ट का मतलब
प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हाँ इसको अपॉइंट किया जाए, तो ओथ कौन दिलवाएगा? हाई कोर्ट के जज को और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को गवर्नर दिलाएगा उस स्टेट का, और कोई इसने कोई पर्सन अपॉइंट कर रखा हो वो दिलवा देगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे टेन्योर ऑफ जजेस। अब रिटायरिंग एज कितनी होनी चाहिए? 62 ईयर्स होती है रिटायरिंग एज हाई कोर्ट के जज की। ठीक है, और इस एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके, और जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा वो होगा फाइनल। ठीक है, तो मैक्सिमम 62 ईयर्स होनी चाहिए एज, 62 ईयर्स पे रिटायर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अदर जज ऑफ हाई कोर्ट। सेकेंड पॉइंट इज दैट अब मान लो चीफ जस्टिस को रिजाइन करना है या किसी कोई और जज को, हाई कोर्ट के ही जज को रिजाइन करना है, तो वो रेजिग्नेशन किसको लिखेगा? वो प्रेसिडेंट को लिखेगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, अब रिमूव कैसे होगा? ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। रिमूव तो करेगा प्रेसिडेंट, बट जैसे मैंने आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं उसी प्रोसेस के थ्रू हटाएगा। तो कैसे? सबसे पहले ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या है, ये क्वेश्चन आता है। ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या हो सकता है? इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इन दोनों के अलावा कोई भी ग्राउंड होगा उस ग्राउंड पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या जज ऑफ हाई कोर्ट को रिमूव नहीं किया जा सकता। क्या होना चाहिए? इनकैपेसिटी या प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है, अब प्रोसीजर देखते हैं। अब मान लो जी लोकसभा में हमने इसका मोशन लेके आएंगे तो कम से कम 100 मेंबर चाहिए लोकसभा में मोशन को लाने के लिए। ठीक है, और राज्यसभा में कम से कम 50 मेंबर चाहिए राज्यसभा में मोशन को लाने के लिए। ठीक है, अब ये स्पीकर की और चेयरमैन, अगर लोकसभा में लाया तो हमें पता है स्पीकर होता है, अगर राज्यसभा में लाया मतलब चेयरमैन होता है, तो ये स्पीकर और या चेयरमैन की डिस्क्रिप्शन होती है कि उस मोशन को या तो एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा, वो उसकी मर्जी होती है। उसको मोशन को एडमिट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अभी पर्टिकुलरली अब आप सर्च कर लीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट इम्पीचमेंट चालू हुआ था जहाँ पे राज्यसभा में, और वेंकैया नायडू जी ने रिजेक्ट कर दिया था मोशन को। ठीक है, अब चेक कर लीजिएगा कि किस जज को, किस सीजेआई को रिमूव करने की कोशिश की थी कांग्रेस ने। ठीक है, अब थर्ड मिनट, अगर मान लो स्पीकर ने या चेयरमैन ने एडमिट कर लिया, ठीक है, तो 3 मेंबर कमेटी बनती है उसके बाद। मान लो अगर लोकसभा में है तो लोकसभा में एडमिट कर लिया तो यहाँ से 3 मेंबर कमेटी बनेगी। ठीक है, अगर राज्यसभा में कर लिया तो 3 मेंबर कमेटी बनेगी। लोकसभा में कितने बंदे चाहिए? 100 बंदे चाहिए, और राज्यसभा में कितने चाहिए? 50 बंदे चाहिए। ठीक है, इधर स्पीकर की मंजूरी चाहिए, इधर चेयरमैन की मंजूरी चाहिए। मंजूरी दे दी तो 3 मेंबर कमेटी बनेगी, मंजूरी नहीं दी तो वही के वही रिजेक्ट हो जाएगा। अब 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होता है ये देख लेते हैं। 3 मेंबर कमेटी में होता है हमारा चीफ जस्टिस, ठीक है, ऑफ इंडिया या कोई और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला मेंबर तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस इंडिया एब्सेंट है या कोई पर्टिकुलर वर्क में फंसे हुए हैं तो कोई और जज वो अपनी तरह से अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और थर्ड आर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ये मैंने 4th पॉइंट में लिख रखा है। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ये 3 मेंबर कमेटी बनती है। अब मान लो कि कमेटी ने कह दिया कि हाँ जो वो गिल्टी है मिसबिहेवियर या सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी। ठीक है, तो ये हाउस, जिस हाउस ने स्टार्ट करा था इस मोशन को स्टार्ट करती है। ठीक है, मान लो लोकसभा में अगर ये मोशन लिया, ठीक है, और कमेटी ने हाँ कर दी, यस, ठीक है, तो लोकसभा में मोशन लिया, लोकसभा ने पास कर दिया, फिर राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा ने भी पास कर दिया, ठीक है, तो ये क्या जाएगा? ये जाएगा किस पे? प्रेसिडेंट पे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट उस जज को रिमूव कर देगा। ठीक है, आफ्टर द मोशन इज 6 पॉइंट यही है, आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। और हाँ, ये क्वेश्चन बनता है, अब ये जो मोशन पास होगा लोकसभा में राज्यसभा में,
किस तरह से होगा, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट को भेज देंगे ये कि हाँ हमने पास कर दिया, और प्रेसिडेंट उन जज को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्टिकल 223 में दिया हुआ है, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, कि मान लो चीफ जस्टिस और जो उस हाई कोर्ट का वैकेंट है, एब्सेंट है किसी तरह से, ठीक है, तो किसी और जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसका। ठीक है, 224A में क्या गिवन है, 224A में रिटायर्ड जज का गिवन है। ठीक है, अब रिटायर्ड जज कौन अपॉइंट करता है, ये ध्यान से देखना, एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, और रिटायर्ड कौन करता है, जज अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। ठीक है, अब ये तो इस यही क्वेश्चन बनते हैं हमारे हाई कोर्ट के उसमें से। ठीक है, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिखवाया था इसके अंदर। अब जो कलकत्ता में है, कलकत्ता हाई कोर्ट लिख लेते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट, इसमें कौन कौन सी स्टेट्स और यूटीज आती है, इसमें आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार। वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार। तो पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार जो है वो किसके अंडर आता है, वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर आता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट, बेंच भी कहते हैं हम इन्हें, हाई कोर्ट बेंच, इसके अंडर कौन करती है। अब ये समझ लीजिए जो गुवाहाटी की जो हाई कोर्ट बेंच है वो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट बेंच है। इसके अंदर कौन कौन सी स्टेट और यूटीज आती है, इसमें आती है असम, नागालैंड, मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये स्टेट्स गुवाहाटी के अंडर आती है। ठीक है, और गुवाहाटी जो बेंच है वो सबसे बड़ी बेंच है। और अब केरला के अंडर केरला आती है, केरला हाईकोर्ट के अंदर, और कौन सी आती है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, तो पूछ लेगा लक्षद्वीप कौन सा हाईकोर्ट के अंदर आती है, केरला हाईकोर्ट के अंदर आती है। ठीक है, अब पुदुचेरी किसके अंदर आता है, हम लिखेंगे मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट के अंदर कौन कौन सी आती है, तमिलनाडु और पुदुचेरी। ठीक है, बॉम्बे के अंदर कौन कौन सी आती है, ये भी पढ़ते हैं हम इसके अंदर। इसमें आती है महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, ये आप लिख लीजिएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, एंड दमन एंड दीव। तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, दमन दीव किसके अंदर आती है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आती है। दादर एंड नागर हवेली किसके अंदर आती है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आती है। गोवा किसके अंदर आता है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता है। महाराष्ट्र किसके अंदर आता है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता है। पुदुचेरी किसके अंदर आता है, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आता है। लक्षद्वीप किसके अंदर आता है, केरला हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ी बेंच कौन सी है, गुवाहाटी है। अंडमान निकोबार किसके अंदर आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, सो यही है इस वीडियो के अंदर।